दुनिया में माहौल इतना ज्यादा खराब है, हर तरफ से ऐसा लग रहा है वॉर 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 होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें लगा कि भाई एक क्विक आपको अपडेट दे दें कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो यूएस ईरान की बात करते हैं। अब भाई यूएस मिलिट्री को पता चल गया है, ट्रंप को पता चल गया है कि कोई क्विक विक्ट्री तो होने नहीं वाली। तो अब उनकी प्लानिंग चल रही है कि वीक्स लॉन्ग प्लानिंग करेंगे, वीक्स लॉन्ग ईरान में ऑपरेशन होंगे। इसीलिए अब जो उनके मिलिट्री फोर्सेज हैं रीजन में वो उसको बढ़ा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एक एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर, एक और एडिशनल स्ट्राइक ग्रुप ऐड किया जा रहा है। ये भी जान लो कि अब हो जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। जब ईरान को पहले अटैक किया था तब भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एंड जब हुथीज को अटैक किया था येमेन में तब भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जरा भी स्ट्राइक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ईरान बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगा, वो पूरे यूएस बेसिस को अटैक करेगा, इजराइल को भी अटैक करेगा साथ में। वैसे इस टॉपिक पर के क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं हमने डिटेल वीडियोस बनाए, उसको जरूर चेकआउट करना। वो पूरा इन्स एंड आउट्स कवर करेगा ऑफ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड आज के डेट में क्या सिचुएशन है। अब ड्यूरिंग ऑल दिस चाइना तो वेपन्स भेज ही रहा है टू ईरान, साथ ही साथ एक वार्निंग साइन भी दी है चाइना ने। ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट वार्निंग नहीं है, पर चाइना ने ये सैटेलाइट इमेजेस पब्लिश किए हैं। एक एयरक्राफ्ट क्लियरली दिख रहा है, उनके जितने भी एयर बेसेस हैं वहां पे इन द रीजन उसके। तो अब आप पूछोगे कि वार्निंग कैसे? अरे भाई, चाइना ये बता रहा है कि हमारी सैटेलाइट इमेजरी इतनी बढ़िया है कि हम एक एयरक्राफ्ट देख सकते हैं। ये देखो, एक एयरबेस, वहां पे एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है, कौन सा है? तो दे नो एग्जैक्टली कि क्या क्या बिल्डअप है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास ही ढंग की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है, आर्स इज इन फैक्ट बेटर, एंड इसके बारे में अभी और डिस्कस करते हैं। तो चाइना ये बता रहा है कि वो पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ईरान को, जैसे कि पूरा कहते हैं ना सैटेलाइट बैटलस्केप पूरा उनको ईरान को उपलब्ध रहेगा। यही सेम एडवांटेज पाकिस्तान के पास भी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसके अलावा जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काफ़ी रिलाई करते हैं। इनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट, चाहे वो B-2 बॉम्बर्स हो या F-35 हो, ये सब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं। पर अब ये बताया जा रहा है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है यही आउटडेटेड हो चुकी है। दिस इज नॉट गुड इनफ टू अवॉइड डिटेक्शन। अब आप पूछोगे कैसे? जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि जो डिटेक्शन हो बाय रेडार या इंफ्रारेड सेंसर्स उससे वो बच सकें। इसके साथ साथ वो स्पेशलाइज्ड मटेरियल यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड शेप्स यूज करते हैं जिससे उनकी विजिबिलिटी कम हो। बट आज के डेट में चाइना ने नए रेडार सिस्टम बना लिए हैं जिससे वो यूएस के स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये डुअल सैटेलाइट रेडार सिस्टम यूज करेंगे जिसके थ्रू वो ये जो स्टेल्थ डिटेक्शन है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। एंड जो रिपोर्ट किया जा रहा है ये लोग एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं अपनी टेक्नोलॉजी। आई थिंक दिस इज अ गुड रीजन अभी तक अटैक नहीं हुआ है। वो अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं अमेरिकन्स कि भाई व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर अस टू अटैक, एंड जितनी कम ड्यूरेशन का वॉर चले उतना बेहतर, क्योंकि उनके पास मिसाइल्स भी नहीं है जो आउटलास्ट कर पाए ईरानियंस को। इसके अलावा एक पॉइंट जो हमने आपको पहले भी बताया था, चाइना जीपीएस को हैक कर सकता है। अब जितनी भी मिसाइल्स है अमेरिकन की वो जीपीएस यूज करेंगी अपने टारगेट को हिट करने के लिए। बट अगर ईरान उनको हैक कर लेगा या चाइना उनको हैक कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ द इरानियंस तो फिर क्या होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है ईरान के पास, बिकॉज देखो, ध्यान रखो, वो लोग डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो सवाल ये उठता है क्या अमेरिका अटैक करेगा? कब करेगा? अगर आप जनरली हेडलाइंस पढ़ो तो आपको ये पता चलेगा अरे हाँ बहुत बढ़िया नेगोशिएशन चल रही है एंड कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल जाएगा। बट पिछली बार भी ऐसा हो रहा था। इनफैक्ट अगले 2 दिन में ही तो नेगोशिएशन शेड्यूल्ड थी एंड तभी इजराइल ने जाके अटैक कर दिया। ठीक है, अगर आप ट्रम्प की सुनो तो वो ये कह रहा है कि अगले महीने के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है। It's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, it shouldn't take. I mean, it should happen quickly. They should agree very quick. देखो, ट्रम्प इतनी सारी चीजें बोलता है कि क्या सही बोल रहा है क्या गलत पता नहीं चलता। बट एक चीज बहुत क्लियर है, ये मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन है कि अटैक तो होगा ही, क्योंकि इजराइल डोमिनेट करना चाहता है रीजन एंड उसके आड़े सिर्फ ईरान ही आ रहा है। अगर ईरान किसी तरह इजराइल को हरा देता है तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे रीजन के। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस मिलिट्री की पूरी तैयारी है फॉर पॉसिबल स्ट्राइक्स इन ईरान। अब मुझे जो लगता है एक और चीज जो नेगोशिएशंस के बीच में चल रही है ना, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खास तौर पे प्रिटेंड कर रहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है ईरानियन से। यही सेम चीज़ पिछली बार हुई थी एंड ईरान फुली एक्सपोज हो गया था। उन्होंने अपने सारे जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके नाम भी खोल दिए थे एंड उसके बाद इसराइल ने क्या किया वो हम लोग जानते हैं। बट ईरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन भी बहुत टफ स्टांस ले रहा है। उसने टेम्परेरीली क्लोज किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ ड्रिल्स कैरी आउट करने के लिए, इवन दो एट दैट टाइम न्यूक्लियर टॉक्स आर गोइंग ऑन। तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि वी आर सीरियस।
अगर आपने हमको अटैक किया तो इस बार तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होना बंद ही है। एंड अगर बहुत दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, बिकॉज जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देखो एक और फ्लैश पॉइंट अब ये हो गया कि जो फॉर्मर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि टर्की नाउ राइवल्स ईरान एज ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, ये जो मार्को रूबियो हैं, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हो, ठीक है, इसने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में क्या बोला ये बहुत ही सुनने लायक है। For 5 centuries before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings. देखो, this guy is a cokehead, मुझे कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। एंड जो ये कह रहा है, you definitely need to be on something to say something like this at Munich Security Conference। ये वही कॉन्फ्रेंस है जब यहाँ पे पुतिन ने आके क्लियरली बताया था कि भाई नेटो एक्सपेंशन गलत है, वी आर अगेंस्ट इट। इंटरेस्टिंग बात ये है देखने की कि क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहा है। एंटी कॉलोनियल, मतलब एक कॉलोनाइजेशन के फेवर में है ये इंसान। ये कहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप है, वो डोमिनेट करता था, तो ये लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। ये चीज़ें टिल द टाइम ही इज हाई ऑन समथिंग, आई डोंट थिंक आप आके बता सकते हो ऐसी भरी कॉन्फ्रेंस में। पर एक चीज़ है, यू हैव टू गिव इट टू दीज गाइस, जो ये लोग बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम डोमिनेंट होना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि दीज गाइज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव। एंड अगर ये अग्रेसिव होते जाएंगे तो क्या बाकी दुनिया, जैसे कि मान लो आप रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्या ये लोग नॉन अग्रेसिव स्टांस लेंगे एक अग्रेसिव आदमी से डील करने के लिए? अब इसका एक एग्जांपल ये भी देख लो कि जापान और चाइना में क्या हो रहा है। जापान में बहुत ही भारी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अगेंस्ट द चाइनीज। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो वॉर छेड़े, बिकॉज उसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है ऑन कंजम्पशन। पूरी दुनिया की फैक्ट्री है भाई, वो एक्सपोर्ट करके पूरे बाकी देशों को अपना माल बेचता है। अगर उस पर्टिकुलर मटीरियल का कंजम्पशन कम होता है तो उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। आई डोंट थिंक चाइना वॉन्ट्स अ वॉर, बट एट द सेम टाइम चाइना विल नॉट होल्ड बैक कि अगर वॉर आ रहा है तो दे विल बी प्रिपेयर्ड। तो जापान में स्नैप इलेक्शंस होते हैं, जो उनकी फार राइट प्राइम मिनिस्टर है वो री इलेक्ट हो जाती है विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। अब प्लान है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया जाएगा। अभी करंटली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जापान तब तक किसी दूसरे देश को अटैक नहीं करेगा जब तक उस पर खुद अटैक ना हो, मतलब सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक करेगा। क्या ये प्लानिंग चल रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को चेंज करने की? साथ ही साथ ये मत भूलना, जापान अपने मेजर वेपन्स किससे लेता है? वेस्टर्न वर्ल्ड से लेता है, खास तौर पे अमेरिका से लेता है। अब तो ड्रोन्स लेने लगे हैं इजराइल से। तो अगर जापान वॉर छेड़ता है, अच्छी खासी इकोनॉमी, वन ऑफ द बिगर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वॉर छेड़ती है अगेंस्ट चाइना, तो सबसे ज़्यादा डॉलर, सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे? अमेरिका को मिलेगा, उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मिलेगा। साथ ही साथ चाइना को भी बिजी करवा देंगे वॉर में। उनकी जो फास्ट पेस डेवलपमेंट थी उस पर भी रोक लगा सकते हैं, या एटलीस्ट स्लो तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ ये देखो अमेरिकन क्यूबा में क्या कर रहे हैं, ऑयल ही जाना वहाँ पे उन्होंने बंद करवा दिया। बहुत सारा वेनेजुएला से ऑयल जाता था क्यूबा के लिए, पर अब दे आर रियली थिन ऑन ऑयल। वहां पे ऑयल खत्म होने वाला है भाई। अगर ऑयल खत्म हो जाएगा एक देश में तो देश ही कोलैप्स कर सकता है, कुछ भी नहीं चल पाएगा, कुछ भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा। तो मैं तो आपको इतना तक बोलूंगा कि ये लोग क्यूबा को जेनोसाइड करना चाह रहे हैं। गाजा को जैसे किया, उनके ऊपर तो बम बरसाए जा रहे थे और इस तरीके का ब्लॉकेड कर दिया था, सेम तरीके से क्यूबा के ऊपर भी ब्लॉकेड किया जा रहा है। लोग वैसे ही मर जाएंगे। कैसे लाइफ चलेगी विदाउट ऑयल? अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कौन अच्छा देश है, कौन बुरा देश है। चाइना ने सोलर पार्क्स कंस्ट्रक्ट किए हैं क्यूबा में, क्योंकि ठीक है अगर ऑयल नहीं आ पा रहा, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी तो मिले। रशिया भेज रहा है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स रशिया भेज रहा है ऑयल टू क्यूबा, एंड ये लोग क्यूबा को एकदम मारने में लगे हुए हैं। एंड ये कोई रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये तब से चला आ रहा है, बट अंडर दिस करंट रिजीम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड अगर रशिया की बात करें तो बिना रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करें कोई जियोपॉलिटिकल अपडेट हो ही नहीं सकती। वहाँ पे मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यूक्रेन अब एकदम, आई नो हम हर बार कहते हैं कि कोलैप्स होने वाला है, तो अब कोलैप्स हो ही रहा है भाई। एक के बाद एक रशिया टेरिटरी कॉन्कर करे जा रहा है। अब जो उनका लास्ट रिमेनिंग पोर्ट है, जो लास्ट रिमेनिंग बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, ओडेसा, वो उस पर भी अब अटैक्स होने लग गए हैं। एंड अब लगता है कि सून ओडेसा भी रशिया के कब्जे में आ जाएगा। एंड भाई अगर पोर्ट ही नहीं बचेगा तो यूक्रेन
क्या ही होगा उस देश का, कुछ नहीं बचा रहेगा। दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। रशिया ज्यादा सक्सेसफुली कर रहा है ऑफ कोर्स, कीव भी रशियन ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है। कुछ नहीं बचा यूक्रेन में, एकदम ऑल आउट वॉर चल रहा है वहां पे, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एंड यूक्रेन का हशर ऐसे किस लिए हुआ? क्योंकि वो एलाय बन गया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका एक सैटेलाइट स्टेट बन गया। इस टाइम पे तो यही कोट याद आता है। एंड एक खास तौर पे इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वॉर क्रिमिनल एंड एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हेनरी किसिंजर खुद ही बोल गया था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल।